हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। फटाफट से क्लासमेट हो जाइए भाई। और इससे पहले जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया था उसमें किसी भी तरीके की कोई भी आपको अगर डाउट है या कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। इससे पहले जितने भी जो क्लासेस हो चुकी है उनमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लास में पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कविता चौधरी, राधे 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 बेटा। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए अब जो कंटेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो उसमें मैं एक स्पेशल चीज ऐड और कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस है उनको भी मैं क्लास में लेके आऊंगा, यानी कल की क्लास में जब मैं आऊंगा तो उससे पहले अब तक जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं, सबसे पहले हमारी क्लास जैसे मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है तो हम इसमें 2 पार्टीशन करेंगे। पहला जो पार्टीशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट 5 से 10 क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो रिपीट होने के चांसेज हैं, प्लस में केवल ये क्वेश्चन जो है उन्हीं टॉपिक से लेके आऊंगा जो टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं। यानी हम क्या करेंगे, हमारी क्लास स्टार्ट होते ही 10 मिनट तक तो हमारा चलेगा क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन, यानी मैं आपके सामने 5-7 क्वेश्चन लेके आऊंगा और लाइव क्लास में आपको आना है और आने के बाद उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। देखते हैं आपने अब तक जो पढ़ा है वो किस तरह से, या हम यूं देखेंगे कि आपको कितना उसमें समझ में आया है। फिर बची हुई लास्ट की जो 50 मिनट की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम कंटिन्यूसली हमारा जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसको अपन आगे की तरफ स्टडी करेंगे। जैसे अब तक सॉइल फिजिक्स में जितने भी कंटेंट हो चुका है उसके रिलेटेड या उससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या आने के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं कल की क्लास में लेके आऊंगा। तो कल की क्लास में एग्जैक्टली जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आप लोग एड ऑन हो जाइए। कल की जो क्लास है वो थोड़ी जल्दी भी होगी, इतना 9 बजे तक नहीं होगी, 8 बजे के आसपास आपकी क्लास कल स्टार्ट हो जाएगी। किसी कारणवश आज थोड़ा सा क्लास में डिले हुआ है। अच्छा, आरसी का कमेंट आया, आरसी करे सर प्लीज टिलेज और टेक्सचर फैक्टर वापस बताओ। अच्छा, किसके रेफरेंस में बताना है टिलेज और टेक्सचर फैक्टर? टेम्परेचर के रेफरेंस में जाते हो ना आप बेटा? ठीक है, आरसी कह रहे हैं कि सर टिलेज और एक कौन सा फैक्टर बताया है बेटा? एक फैक्टर इन्होंने कहा है टेक्सचर। चलो वापस बता देते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सॉइल टेम्परेचर, और सॉइल टेम्परेचर के अंदर आरसी जो है वो पूछना चाह रहे हैं कि सर आपने 2 फैक्टर बताए थे, एक तो था सर टिलेज और एक फैक्टर था सर आपका टेक्सचर। इन दोनों फैक्टर्स को दोबारा से बता दीजिए कि इनके अंदर क्या आएगा। एक बार वापस से इसको थोड़ा सा वापस से इसको डिफाइन कर दीजिए ताकि क्लियर हो जाए चीजें। अच्छा ठीक है, कविता का भी आया सर सॉइल कंसिस्टेंसी और सॉइल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दो वापस। बिल्कुल कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉइल कंसिस्टेंसी और सॉइल स्ट्रेंथ को भी वापस समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल एक बार आप टिलेज को समझ लीजिए। ये 2 फैक्टर जो सॉइल टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन दोनों का कैसे इफेक्ट आता है। देखो एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में या तो क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सॉइल टेम्परेचर, कि निम्न में से कौन सा कारक मृदा ताप को प्रभावित करता है, सिंपल सवाल आएगा। तो वहां आपको एकदम समझना है कि कौन सा फैक्टर कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जो ना तो आपको बुक्स में मिलेंगे और ना ही उनको मैं भी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं भी उनको छोड़ के चल रहा हूँ। लेकिन फर्क इतना सा है कि जो फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर उन फैक्टर्स को आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया तो फिर उसके बाद में चाहे कोई सा भी फैक्टर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता है तो आप समझ जाओगे इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। बोले कैसे, वो भी मैं समझा देता हूं। दूसरा यहां से सवाल इस तरह से बनता है कि अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि टिलेज प्रैक्टिसेस जो होती है उनका सॉइल के टेम्परेचर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल टिलेज ऑन सॉइल टेम्परेचर। ऑप्शन ए, इट इंक्रीज द सॉइल टेम्परेचर। ऑप्शन बी, इट रिड्यूस द सॉइल टेम्परेचर। ऑप्शन 3, कांस्टेंट रहता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता है। इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर किसी फैक्टर को देख के पूछ ले कि टेम्परेचर को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, एकदम अपने कंसेप्ट याद रखने हैं। आपको याद हो तो मैंने क्लियर कहा है कि जो सॉइल का जो टेम्परेचर है वो 3 कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। पहला कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो मैंने एक पोरोसिटी का कंसेप्ट दिया है, और पोरोसिटी जो था उससे क्या हुआ था, उसमें यह था कि अगर किसी भी सॉइल की पोरोसिटी मान लीजिए हाई है, पोरोसिटी क्या है, हाई है,
तो उस केस के अंदर ध्यान रखना उसकी जो सतह है वो ज्यादा गर्म होगी, ज्यादा क्या होगी, गर्म होगी। यानी पोरोसिटी हाई होने पर हम ये कहेंगे कि जो सॉइल का जो टेम्परेचर है सरफेस का वो भी इंक्रीज होगा। बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है कि पोरोसिटी ज्यादा है तो सॉइल का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है? इसके पीछे भी एक कंसेप्ट हमने समझा था कि पोरोसिटी ज्यादा होने पर सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में हवा आ जाती है, एक दूसरे के बीच में इनका कांटेक्ट अच्छे से नहीं रह पाता है, जिससे सरफेस के ऊपर जो हीट आती है वो हीट ट्रांसमिट होकर नीचे की तरफ नहीं जा पाती है, यानी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जिस सॉइल में पोरोसिटी बढ़ती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब अब इस सरफेस पे जितना भी टेम्परेचर आएगा, जितनी भी हीट आएगी वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, बस इसी सतह पर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, एक तो मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए आपके इस हाथ पे मैं कोई चीज रखता हूं और आप उसको अपने दूसरे हाथ में लेकर आगे ट्रांसफर कर देते हो तो आपका हाथ खाली रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपका एक हाथ है और उसी पे कोई कुछ रख रहा है तो धीरे 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 सामान क्या होता जाएगा, यहाँ पर सामान की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर ये सोइल नीचे टेम्परेचर को पास कर पाती तो इसका टेम्परेचर कम होता, ये गर्म नहीं होती, क्योंकि इसने हीट को कहां भेज दिया, नीचे। लेकिन अगर पोरोसिटी ज्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, हीट को नीचे नहीं भेज पा रही है। उस केस में याद रखना उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहला कंसेप्ट पोरोसिटी और सॉइल टेम्परेचर का। अब इस फैक्टर को आप बेटा जिस भी फैक्टर के साथ लगाना चाहो लगा सकते हो। बोले सर आप लगा के दिखाओ हमें। जैसे मैंने आपको एक क्लास के अंदर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं कहा आपको कि स्ट्रक्चर का भी कोई इन्फ्लुएंस पड़ता है या नहीं पड़ता, मैंने आपको नहीं समझाया था उस क्लास में, अब समझ लीजिए। बोले सर ये कैसे, क्या सॉइल स्ट्रक्चर सॉइल के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर सकती है? जी बिल्कुल करती है। जैसे मैं आपके सामने दो सॉइल स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल लेता हूं। एक तो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं क्रम्ब सॉइल स्ट्रक्चर का, या चाहो तो आप इसको स्फेरॉइडल भी याद रख सकते हो। वैसे तो मेरा टाइप का नाम लेते ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अच्छा 1 मिनट के लिए बेटा इंटरप्ट करूंगा मैं आप लोगों को, 1 मिनट रुकना बेटा, जस्ट 1 मिनट। ओके डन। हाँ जी, देखो वापस से ध्यान देना, 1 मिनट। हाँ जी चलो वापस। तो मैं कह रहा था एक तो है क्रम्ब सॉइल स्ट्रक्चर, और दूसरा सॉइल स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल है मान लेते हैं वो हम ले लेते हैं प्लेटी सॉइल स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा रखी है। अब मेरा आपसे एकदम बहुत आसान सा सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो क्रम्ब और प्लेटी स्ट्रक्चर है बताओ दोनों में पोरोसिटी किसमें ज्यादा होती है? और मैं चाहता हूं सेशन इंटरेक्टिव हो, ना कि ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं और तुम लोग मूर्ति बन के देख रहे हो। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कमेंट जो है वो फटाफट से आता रहना चाहिए। तो देखता हूं, देखिए किसका कमेंट जवाब सबसे पहले कौन देता है। हाँ जी मैं देख रहा हूं सबसे पहले जवाब किसका देता है कि क्रम्ब और प्लेटी यानी स्फेरॉइडल और प्लेटी स्ट्रक्चर में पोरोसिटी किसकी ज्यादा है। बेटा फटाफट से जवाब आना चाहिए। जैसे ही सवाल मैंने यहां से पूछा उधर से आपका जवाब बनता है कि सर इसका होगा। ओके कविता का आ गया क्रम, बहुत बढ़िया। यानी आपको मैंने कहा था कि जो स्फेरॉइडल सॉइल स्ट्रक्चर है इसकी पोरोसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए जो क्रम्ब सॉइल स्ट्रक्चर है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसका मतलब इसमें पोरोसिटी क्या है, इसमें पोरोसिटी लो है, इसमें पोरोसिटी क्या है, इसमें पोरोसिटी हाई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? थर्मल कंडक्टिविटी क्रम्ब की ज्यादा होगी या प्लेटी की ज्यादा होगी? फटाफट से कमेंट करना, देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको कंसेप्ट पकड़ में भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्रम्ब सॉइल स्ट्रक्चर की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी या फिर प्लेटी की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी? मेरा एकदम आसान सा सवाल है। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है कि सर प्लेटी की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी। इसका मतलब पोरोसिटी लेस्ट है, यानी हम कह देंगे थर्मल कंडक्टिविटी इसकी हाई होगी, और इधर हम कह देते हैं कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। अब मुझे अगला सवाल बहुत आसान है कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है वो ज्यादा गर्म होगी या जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है वो ज्यादा गर्म होगी? अगला सवाल मेरा क्या है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्रम्ब सॉइल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर ज्यादा गर्म होगी, टेम्परेचर हाई होगा, या फिर प्लेटी का होगा? बताइए दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका जवाब आया है। कम होती है उसकी, बहुत बढ़िया, प्लेटी की। देखो ध्यान देना, यानी आप ये कह रहे हो कि सर इसकी पोरोसिटी क्या है? इसकी पोरोसिटी लेस है। किसके कंपैरिजन में बात करो? थर्मल कंडक्टिविटी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। यानी कि हम इसको एग्जांपल लेके अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है वो ठंडी रहती है, यही बात समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ सारी चीजों को समझने की कोशिश करें तो ये पोरोसिटी वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एग्जाम में ये सवाल पूछे कि क्या सॉइल का स्ट्रक्चर उसके टेम्परेचर को अफेक्ट करता है? जी एब्सोल्यूट बिल्कुल करता है। कैसे करता है? तो याद रखना, क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर जो होती है, या अब जैसे प्लेटी का एग्जांपल मैंने दिया है, इसको ऐसे रट्टू तोता मत बन जाना, इसकी जगह आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो। बोले सर कैसे? जैसे मान लो आप यहाँ ले लेते हो, जैसे मान लो आप यहाँ लेते हो प्रिज्मेटिक, कौन सी लेते हो? प्रिज्मेटिक, ठीक है, कंसेप्ट वही लगा दीजिए। इसके अंदर पोरोसिटी क्या होगी? लो। तो बताइए इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई। यानी कौन सी ज्यादा गर्म होगी? बोले सर क्रम्ब ज्यादा गर्म होगी। इसलिए क्रम्ब सॉइल स्ट्रक्चर का टेम्परेचर, या क्रम्ब जिसकी स्ट्रक्चर होती है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा। यानी स्ट्रक्चर भी क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा कंसेप्ट क्या था उसको भी समझा देते हैं। दूसरा कंसेप्ट याद रखना होता है स्पेसिफिक हीट का। किसका होता है? स्पेसिफिक हीट का। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट थोड़ी सी ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट क्या है? हाई है। स्पेसिफिक हीट क्या थी? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और उसकी क्वांटिटी भी आपको 1 ग्राम लेनी है। यानी किसी भी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी क्वांटिटी में आपको हीट की आवश्यकता होती है, उस हीट की मात्रा को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं उसको? स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब हमारे यहाँ जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि अगर मान लीजिए सॉइल के अंदर जो भी पदार्थ है उनकी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ज्यादा हुई, तो सीधी सी बात है उसको गर्म होने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर किसी भी मिट्टी में ऐसे पदार्थ है जिनकी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट मान लो कम है, इसका मतलब वो मिट्टी जल्दी से क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। बोलो कैसे सर? एग्जांपल दो। जैसे एक तो मान लो सैंडी सॉइल है। कौन सी सॉइल है? सैंडी सॉइल है। हमें पता है कि सैंडी सॉइल के अंदर जो मिनरल होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, अरे बालू मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कम होते हैं। बहुत सीधा सवाल है। दूसरा आपके सामने मैं एग्जांपल लेके आता हूं कि जैसे मान लो एक ऑर्गेनिक सॉइल, या फिर जैसे मान लो क्ले सॉइल का ले लो या ऑर्गेनिक सॉइल का ले लो। एक आपके सामने है ऑर्गेनिक सॉइल, या चाहो तो इसकी जगह आप ब्लैक सॉइल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों से ही आप समझ सकते हो एग्जांपल लेके। हमें पता है कि ऑर्गेनिक सॉइल या ब्लैक सॉइल होती है सैंडी सॉइल की तुलना में, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। और जो मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स के अंदर भी हमें पता है कि इसके अंदर जो मिनरल होते हैं वो आपके क्ले मिनरल प्रेजेंट रहता है, तो क्ले मिनरल की स्पेसिफिक हीट भी अलग होती है। मिनरल्स की स्पेसिफिक हीट मैंने कहा था ऑलमोस्ट 0.2 के आसपास होती है, और ऑर्गेनिक मैटर की मैंने कहा था 0.46 कैलोरी पर ग्राम होती है। और अगर हम बात करें, जैसे मान लो अब आपको दो चीजों को गर्म करना है, कार्बनिक पदार्थों को और मिनरल को। मान लीजिए मैंने इस मिट्टी को 1 कैलोरी ऊर्जा दी। कितनी एनर्जी दी? 1 कैलोरी एनर्जी दी। तो हुआ क्या कि इसमें जो मिनरल होते हैं इनको जैसे ही 1 कैलोरी एनर्जी मिलती है, इनका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसमें कार्बनिक पदार्थ क्या है? कम है। जबकि इसमें कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर क्या है? हाई है। जबकि ऑर्गेनिक मैटर को आप 1 कैलोरी एनर्जी देते हो तो लगभग लगभग 2.1 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसी मिट्टी में अगर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा है तो उसका तापमान थोड़ा ठंडा रहेगा, वो गर्म ज्यादा नहीं होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सैंडी सॉइल जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं उसका तापमान ज्यादा बढ़ता है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है? तो यहाँ दो कंसेप्ट बनते हैं। अगर ये दोनों कंसेप्ट आपने अगर समझ लिए तो आपको दिक्कत आने वाली ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर कहीं भी कंसेप्ट को अप्लाई कर लेना और इसका आपको परिणाम मिल जाएगा। अब आ जाते हैं आपकी टिलेज पर और आपके टेक्सचर पर।
बोले सर टेक्सचर से क्या मतलब है? टेक्सचर को इजी वे में समझिए। मान लीजिए दो टाइप के टेक्सचर हैं, एक तो है लाइट टेक्सचर, एक तो क्या है, एक तो है लाइट टेक्सचर सॉइल। बोले सर ये लाइट टेक्सचर सॉइल से क्या कहना चाहते हो? लाइट टेक्सचर सॉइल का मतलब होता है, हम कहना चाहते हैं सैंडी सॉइल। कौन सी सॉइल की बात कर रहे हैं हम? सैंडी सॉइल की बात कर रहे हैं। और दूसरा हम बात करते हैं हैवी टेक्सचर सॉइल की। किसकी बात कर लेते हैं? हैवी टेक्सचर सॉइल की बात कर लेते हैं। और हैवी टेक्सचर सॉइल का मतलब हम कहना चाहते हैं क्ले सॉइल कह दीजिए, या फिर कह दीजिए ब्लैक सॉइल। क्या कह दीजिए? ब्लैक सॉइल। दोनों को आप आराम से समझ सकते हो, कोई इश्यू वाली बात इसमें नहीं है। लाइट टेक्सचर सॉइल और दूसरी आ जाती है आपकी हैवी टेक्सचर सॉइल। अब मेरा सवाल एकदम आसान है कि पहला तो आप एक काम कीजिए, पोरोसिटी का कंसेप्ट लगा लो। पहले तो आप क्या कर लो, पोरोसिटी का कंसेप्ट लगा लो। मुझे बताओ लाइट टेक्सचर सॉइल के अंदर पोरोसिटी ज्यादा होती है या हैवी टेक्सचर सॉइल की पोरोसिटी ज्यादा होती है? फटाफट से कमेंट आ जाना चाहिए, टाइम नहीं लगाना है। फटाफट बताओ, जो पोरोसिटी होती है वो हाई किस में होती है, लाइट टेक्सचर में या कौन से टेक्सचर में होती है? हाँ जी राजकुमार मीणा, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बेटा राजकुमार, आओ पधारो। लाइट टेक्सचर सॉइल की पोरोसिटी हाई होती है या फिर हैवी टेक्सचर सॉइल की? बहुत बढ़िया आरसी, हैवी की, कविता का भी जवाब आ गया, हैवी की। यानी आप ये कहना चाहते हो कि जो हैवी टेक्सचर सॉइल होती है, अगर हम इसमें पोरोसिटी वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि सर इसकी पोरोसिटी क्या होती है। इसकी पोरोसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी पोरोसिटी तो क्या होती है, हाई, लेकिन इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई, लो। यानी कि अगर हम लाइट टेक्सचर सॉइल की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर पोरोसिटी की बात करते हैं तो इसकी पोरोसिटी तो होती है लो, लेकिन इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है हाई। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लाइट टेक्सचर सॉइल होती है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, जबकि हैवी टेक्सचर सॉइल ज्यादा गर्म होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई कंसेप्ट ज्यादा डीप नहीं है। अगर इस कंसेप्ट के हिसाब से हम चलते हैं तो जो हैवी टेक्सचर सॉइल होती है वो ज्यादा गर्म होनी चाहिए, जबकि लाइट टेक्सचर सॉइल होती है उसको कम गर्म होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि सर आपने तो कहा था लाइट ज्यादा गर्म होती है और हैवी कम गर्म होती है, वहां पर गड़बड़ हो गया मामला। इसको गड़बड़ नहीं करना है, इसको आपको समझने की जरूरत है। और वो कैसे समझेंगे, समझना। अगर हम हैवी टेक्सचर सॉइल यानी कि ब्लैक सॉइल की बात करें तो हमें पता है कि ब्लैक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा होता है और इसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी क्या होती है, ज्यादा। यानी कि ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी क्या होता है, हाई, प्लस इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, हाई। क्या होती है, वो भी हाई। अच्छा मैं आपसे दो सिंपल सवाल पूछता हूं कि आपको एक तो कोई भी चीज सूखी है वो दे दे और एक थोड़ी गीली कोई चीज दे, और मैं कहूं कि इसको आग में दीजिए और वापस निकालने पर आपसे पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा गर्म कौन सी हुई, तो सीधी सी बात जो सूखी होगी वो ज्यादा गर्म होगी। सिंपल सी बात है ना। तो इसका एक कारण तो ये हो जाता है कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है ना इसकी ज्यादा होती है। किसकी? हैवी सॉइल में पानी ज्यादा होता है, जबकि लाइट टेक्सचर सॉइल में पानी की मात्रा क्या होती है, कम। अब जिसके अंदर पानी ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है वोटर जो होता है उस वोटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है प्यारे रसगुल्लो वो होती है 1, और ऑर्गेनिक मैटर की कितनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर की स्पेसिफिक हीट होती है 0.46। और वैसे आपको अगर सिर्फ एवरेज सारा सब कुछ मिलाकर बात करें तो सारा सब कुछ मिलाकर जो ब्लैक सॉइल होती है उसकी स्पेसिफिक हीट होती है 0.23। कितनी होती है, 0.23। अब बात करते हैं लाइट टेक्सचर सॉइल यानी सैंडी सॉइल। देखो सैंडी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होता है, कम। सैंडी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, कम। और मजे की बात देखो, इस सैंडी सॉइल की जो स्पेसिफिक हीट होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो वो भी होती है लगभग लगभग 0.19 से 0.20 के आसपास ही रह जाती है। यानी कि लाइट टेक्सचर सॉइल को अगर आप सिर्फ 0.19 कैलोरी एनर्जी दोगे इतने में इसका तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा, जबकि जो हैवी टेक्सचर सॉइल होती है उसको लगभग लगभग 0.23 यानी इसकी तुलना में 0.04 कैलोरी जो है उसको ज्यादा मिलेगी, तब जाके ये गर्म होगी। यानी कि हैवी टेक्सचर सॉइल जो होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल रहता है।
जबकि लाइट सॉइल के अंदर, सैंडी सॉइल के अंदर ऐसे मिनरल ही मिनरल ज्यादा होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो बहुत कम होती है, जैसे क्वार्ट्ज की 0.18 होती है। और याद रखना एआरओ के पेपर में ये पूछा जा चुका है सवाल कि बताइए क्वार्ट्ज की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। एआरओ 2021 का जो पेपर था उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है कि क्वार्ट्ज की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। ये सवाल आया हुआ है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये भी ध्यान रखना, आप कवर हो चुका है ये सवाल। यानी कि लाइट टेक्सचर जो सॉइल होती है इसमें जो कंसेप्ट है वो काम कौन सा कर रहा है, सेकंड स्पेसिफिक हीट वाला कंसेप्ट काम कर रहा है। वैसे ऑलमोस्ट कौन सा करता है, पोरोसिटी वाला करता है। अब समझना दूसरे पे आते हैं। बोले सर ये तो समझ गए टेक्सचर, तो अब इस टिलेज को कैसे जस्टिफाई करोगे। चलो टिलेज को भी जस्टिफाई कर देते हैं। बोले सर कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, ये क्या है आपका, ये आपका खेत है। अब इस खेत में आपने क्या किया कि इसमें दो भाग बना दिए। एक जो खेत है इसमें तो आपने कर दी टिलेज, क्या कर दी, इसमें तो आपने टिलेज कर दी, और यहां आपने टिलेज नहीं की। यानी एक ही खेत है, एक ही टाइप की सॉइल है, लेकिन आपने क्या कर दिया, आधे में टिलेज की और आधे में टिलेज नहीं की है। क्लियर है। मैं ना तो इसको ये कह रहा हूं कि ये बालू मिट्टी का खेत है, सैंडी सॉइल का है, ना कह रहा हूं ये ब्लैक सॉइल है, कोई सी भी हो सकती है, आपका जो मन चाहे। चलो आप कह रहे हो तो इसका उदाहरण हम सैंडी से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं, सैंडी सॉइल से इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। इस खेत के अंदर इधर वाले में आपने अच्छे से टिलेज कर दिया, मिट्टी को एकदम बालू बना दिया है, और इधर वाला जो खेत है यहाँ हार्ड मिट्टी है, अभी खेत को आपने बालू नहीं बनाया है। अब देखो होगा क्या कि यहाँ टिलेज करने से यहाँ की जो पोरोसिटी है वो पोरोसिटी क्या हो गई, इस साइड की पोरोसिटी हो गई हाई, और यहाँ बेटा अभी सॉइल कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट होने से यहाँ की जो पोरोसिटी है वो क्या है, यहाँ की पोरोसिटी है वो है लो। अब आपसे पूछ रहा हूँ पोरोसिटी ज्यादा है तो सीधी सी बात है थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लो है, और यहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, हाई है। यानी यहाँ सरफेस पे जैसे ही हीट आती है नीचे चली जाती है, इसलिए सतह जो है वो ठंडी रहेगी। जबकि इधर वाले में क्या होता है, इधर वाले में थर्मल कंडक्टिविटी लो, मतलब कम है, तो हीट नीचे नहीं जाएगी, तो कहां हो जाएगी, सतह पर गर्म होगी। यानी जिस फील्ड में टिलेज किया हुआ होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो अनटिल्ड फील्ड होता है उसका टेम्परेचर लो रहेगा और इसका ज्यादा होगा। अच्छा आरसी फटाफट से बताइए भाई, क्या ये कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, क्या इसके अंदर जो हम कंसेप्चुअल चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो बैठ रही है या नहीं बैठ रही, आपके माइंड में एकदम सेट हुई या नहीं हुई। हाँ कविता कह रही है 0.18, बिल्कुल 0.18 होती है क्वार्ट्ज की। ओके जी सर, ठीक है, डनाडन, मामला सेट हो गया। बस हम तभी तो मैं कहता हूं आपसे कि अगर आप दौड़ोगे रट्टा मारने के पीछे, किताबों में ये रटने वाली चीजें हैं बेटा, मैं पहले कह देता हूं, अगर आप रट्टा मारने के पीछे दौड़ोगे तो फिर बेटा रटते रहना, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछ लेगा। अरे एग्जामिनर जो है वो किताबों के हिसाब से थोड़ी पूछेगा, वो तो अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है। हाँ जी सर जी, एक डाउट था, इरिगेशन देने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो जब विंटर में पाले से बचाने के लिए इरिगेशन देते हैं, इसमें समझा नहीं सर मैं दोनों का। ओके डन। अब देखो आरसी का एक सवाल और है कि सर आपने कहा कि इरिगेशन आपने दिया, क्या दिया आपने, इरिगेशन दिया, तो इरिगेशन देने पर आपने कहा कि जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो सॉइल टेम्परेचर जो होता है वो लो रहता है, बढ़ता नहीं, ये मैंने कहा। लेकिन अगर इरिगेशन को आप दो तरीके से देखो, अगर आप विंटर के हिसाब से इसको एक बार तो आप स्टडी करो विंटर के हिसाब से, एक बार आप इसको स्टडी करो समर के हिसाब से। किसके हिसाब से करो, समर के हिसाब से, दो अलग अलग सीजन को लेकर चलते हैं। अब देखो यहाँ कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन का मतलब होता है आप वाटर अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे आप फील्ड में, वाटर दोगे। अरे सिंचाई में क्या पानी तो देते हो। अब होता क्या है, तो वाटर की बात करते हैं तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती है 0.2 कैलोरी पर ग्राम। इसका क्या मतलब है वो भी समझ लीजिए। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि हम पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो जैसे ही आप उसको 1 कैलोरी दे दोगे 1 ग्राम को, भैया उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। लेकिन सॉइल के रेफरेंस में जब आप बात करोगे तो 1 कैलोरी जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो उसका 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं। यानी दो अलग अलग चीजें हैं, पानी और सॉइल, और हम ये देख रहे हैं कि हमने सेम एनर्जी यहाँ दी, सेम एनर्जी यहाँ दी, यहाँ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है जबकि यहाँ कितना बढ़ता है 5 डिग्री सेल्सियस।
याद रखना, कोई भी जो सब्सटेंस है उसमें मैंने आपको हीट ऑफ वेटिंग एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो लेटेंट हीट पढ़ाया था, एक टॉपिक अभी थोड़ी टाइम पहले चला था, 2-3 दिन पहले, लेटेंट हीट। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के अंदर क्या था? लेटेंट हीट का मतलब था कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनोदर, यानी कोई भी जो सब्सटेंस है उसको उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब इसमें आगे चल के हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा था, क्लियर बात है। तो इसका मतलब हो सकता है आपने एक ही साइड का स्टडी किया होगा, दूसरा साइड आपने देखा ही नहीं। बोले सर वो कौन सा? जैसे इसमें लेटेंट हीट ऑफ जो लेटेंट हीट है, इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर वाटर के रेफरेंस में स्टडी करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि लगभग लगभग हम इसके रेफरेंस में 79 कैलोरी होता है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप 80 कैलोरी पर ग्राम याद रखना, ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये वाटर जो है वो आइस के रूप में है, आइस के फॉर्म में है, और आप चाहते हो कि ये वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो लिक्विड फॉर्म जो होती है इसमें कन्वर्ट होने के लिए इसको कितने कैलोरी एनर्जी चाहिए? 80 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से, जितनी आइस है उसका वजन ले लीजिए, उतने हिसाब से कैलोरी दे दीजिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और दोनों जगह टेम्परेचर क्या रहेगा? दोनों जगह इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। आपको थर्मोडाइनेमिक्स का एक नियम याद दिलाता हूं जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि ऊर्जा का ना तो आप निर्माण कर सकते हो, ना ही एनर्जी का आप विनाश कर सकते हो। आपको कुछ याद आ रहा है? शायद 8वीं 10वीं क्लास में आप लोगों ने एक जो पिरामिड पढ़े होंगे ना आपने, जैसे घास है, फिर घास को जैसे गाय बकरी भेड़ बकरी खाती है, या फिर भेड़ बकरी या हिरण खाता है, फिर हिरण को जैसे मान लीजिए शेर खाता है, फिर शेर को जैसे मान लीजिए कोई और जानवर खाता है, अंत में वो मर जाता है। तो आपने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाया होगा जो फूड चेन थी उसमें थर्मोडायनेमिक्स, या यूं कहें हम सीधा सा कि जो एनर्जी होती है उसको आप ना तो बना सकते हो ना ही उसको खत्म कर सकते हो। आप कर क्या सकते हो? आप उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत तेज गति से हवा चल रही थी, आपने क्या किया? आपने बीच में ही एक पवन चक्की, जिसको विंड वैन हम बोलते हैं, पवन चक्की आपने लगा दिया। बोले सर लगा दिया, फिर क्या करना है? बहुत तेज हवा से ये तेज घूमने लगती है और इसमें एक टरबाइन लगी होती है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बना लेते हो। इलेक्ट्रिसिटी आपने बना ली, फिर इलेक्ट्रिसिटी को आप लेके आते हो और आपके घर में जो फैन लगा होता है उस फैन को उससे चलाते हो, जिससे वापस से हवा तेज दौड़ने लगती है। कुल मिला के बात क्या हुई? यहां एनर्जी फ्लो हो रही थी, आपने उसको एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया, यानी जो बहती हुई हवा काइनेटिक जो फोर्स था, एनर्जी थी, उसको आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से वापस से किसमें चलेगी? फिर से वापस से यांत्रिक ऊर्जा के अंदर वो चलेगी। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ एनर्जी को आप क्या कर सकते हो? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, एनर्जी को खत्म कभी भी नहीं कर सकते हो। बोले सर इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी पदार्थ को अगर ऊष्मा देते हो और वो उस ऊष्मा का अवशोषण करता है, तो याद रखना समय आने पर उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, समय आने पर उतनी ही एनर्जी वापस भी रिलीज करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिन के समय जब सूर्य बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आपने देखा होगा कि जब रात्रि, जैसे मान लीजिए रात के 7-8 बज गए, सूर्य अस्त हो गया, अब सूरज नहीं है, तो आपने देखा होगा कि जमीन के अंदर से हीट निकलती है। आपने गर्मियों में अक्सर इसका अनुभव किया होगा कि भैया दिन के समय में जब सूर्य देवता बहुत मेहरबानी कर रहे थे और बहुत ज्यादा तप रहे थे, उसी वक्त क्या हुआ? जब रात में सूर्यास्त हो जाता है तो जमीन से वापस से हीट निकलती है। यानी दिन में जितनी एनर्जी पृथ्वी ने एब्जॉर्व की थी, रात्रि के समय उस एनर्जी को वापस से वो क्या करती है? एब्जॉर्व एनर्जी होती है, उसको वापस से क्या करता है? एलवीडो में पढ़ाऊंगा अभी एब्जॉर्व एनर्जी ये क्या होता है, ये भी आगे चलेगा, आपके सब चलेगा डिटेल में। यानी कुल मिला के हमने ये सीखा कि किसी भी पदार्थ को अगर आप ऊष्मा देते हो तो वक्त आने पर वो उस ऊष्मा को वापस से भी क्या करता है? रिलीज। अब मान लो बात को उल्टा कर लेते हैं। बात को कैसे कर लेते हैं? बोले सर आइस को लिक्विड में बनाया तो 80 कैलोरी पर ग्राम हमने देते ही ये मामला सेट हो गया। अब मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूं, क्या आप लिक्विड को आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो? क्या पानी से वापस बर्फ बना सकते हो? क्या सर बिल्कुल बना सकते हैं। बोले अब कैसे बनाओगे?
अब इसके सराउंडिंग में आप ठंडा, जैसे पानी को आप फ्रिज के अंदर रखते हो और फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, कम रहता है। तो होता क्या है कि जो लिक्विड पानी होता है इसमें होती है एनर्जी। अब ये क्या करता है, जैसे ही 1 ग्राम पानी 80 कैलोरी एनर्जी को रिलीज करता है, 1 ग्राम पानी जो लिक्विड फॉर्म में है, अगर ये 80 कैलोरी एनर्जी को मुक्त कर देता है तो ये बन जाता है बर्फ। क्या बन जाता है, बर्फ। यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यही मतलब नहीं है कि आप सोचो कि सर आप ठोस से लिक्विड बना दो यही फ्यूजन है, नहीं। अगर आप लिक्विड से आइस बना रहे हो और वो पानी या सबस्टांस जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसको भी हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही कहते हैं। ये वाइस वर्सा चलता है, इस बात का ध्यान रखना मेरे रसगुल्लो। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हो गया एक सिंपल सा कंसेप्ट कि भैया आप ये बनाओगे तो आपको देनी पड़ेगी, और जब ये लिक्विड से वापस आइस बनता है तो ये खुद रिलीज करेगा, एनर्जी को मुक्त करेगा। जैसे ही पानी एनर्जी को मुक्त करता है ये भैया बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, यानी कि समर वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया कि भैया खेत में पानी है, उसकी लेटेंट हीट जो वेपराइजेशन जो है वो हाई होती है, या पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। अगर स्पेसिफिक हीट जो होती है, अगर स्पेसिफिक हीट हाई होती है तो सीधी सी बात है बहुत सारा तापमान लेने के बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। इसीलिए जिस मिट्टी के अंदर आप पानी ज्यादा होगा या इरिगेशन कर दोगे वो क्या रहेगी, ठंडी। लेकिन सवाल आरसी ने घुमा के पूछ लिया कि सर विंटर के अंदर पड़ता है फ्रोस्ट, पाला पड़ता है। क्या पड़ता है, पाला। जैसे सर्दियों के दिन आ गए, अब भैया पाला पड़ना स्टार्ट हो गया है, तो फ्रोस्ट से बचाने के लिए भी तो हम क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं। तो अब इरिगेशन देने से ऐसा क्या होता है कि जो हमारी फसल है उसके ऊपर पाला नहीं पड़ता और फसल खराब नहीं होती है। उसका कारण भी वही है, वापस से समझा देता हूं, आपकी स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या है समझ लेना। पहली बात कि भैया मिट्टी जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके, और याद रखना रात्रि में बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। लेकिन याद रखना पानी धीरे धीरे गर्म होता है और रात्रि के समय पानी धीरे धीरे ही वापस से ठंडा होता है। और इसका एग्जाम्पल बता देता हूं, गर्मियों के दिनों में आपकी छत पे जो टंकी भरी रहती है पानी की, वो भैया धीरे धीरे गर्म होते होते 2 बजे पानी अच्छे से गर्म होगा, जबकि मिट्टी तो 11 बजे 10 बजे ही गर्म हो जाती है। और रात्रि के समय अगर आप 2 बजे भी बाथरूम में नहाने जाओगे तो आपको बढ़िया शानदार गर्म गर्म पानी मिलेगा, जबकि रात्रि के 2 बजे भैया मिट्टी तो एकदम ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि मिट्टी की स्पेसिफिक हीट कम है, थोड़ी सी एनर्जी से गर्म हुई और एनर्जी को जल्दी से वापस छोड़ दिया। लेकिन पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसीलिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी इसको, और अब ठंडा भी कैसे होता है, धीरे धीरे ही होता है। अब समझना इस चीज को। अब भैया जब पाला पड़ने वाला है और आपने क्या किया, आपने खेत में दे दिया इरिगेशन। इरिगेशन देने का मतलब है आपने बहुत सारा पानी खेत के अंदर दे दिया है जो लिक्विड फॉर्म में है। पाला पड़ता है जब क्या होता है, पाले में पानी जो होता है वो आइस के क्रिस्टल बनाता है, यानी कि पौधे की पत्तियों के ऊपर बर्फ की एक छोटी सी परत बन जाती है, उसी को बोलते हैं फ्रोस्ट या पाला पड़ना। अब होगा क्या, खेत में पानी की मात्रा है बहुत सारी, अब एनवायरमेंट हो गया धीरे धीरे ठंडा, चारों तरफ का एनवायरमेंट क्या हो रहा है, ठंडा। यानी लिक्विड किस में बदलेगा, अब आइस में बदलेगा। अब सीधी सी बात है, ये जब आइस में बदलेगा तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये 80 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से एनर्जी रिलीज करेगा। आपने दी है इरिगेशन, यानी पानी है बहुत सारा, जैसे जैसे पानी ठंडा होता जाएगा ये एनर्जी रिलीज करता जाएगा, यानी उष्मा क्या करेगा, मुक्त करेगा, जिसकी वजह से सुबह होते होते तो ये पानी पूरा जम ही नहीं पाता। अगर ये थोड़ा सा होता ना तो जम जाता, अगर फील्ड में पानी नहीं होता तो जम जाता। लेकिन आपने इरिगेशन दिए तो बहुत सारा ह्यूज क्वांटिटी में वाटर है, इसका मतलब भैया वो आइस के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, इतने में सुबह हो जाती है और आपकी फसल पाले से बच जाती है। तो ये वाइस वर्सा रिवर्स भी काम करता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप आइस को इसमें कन्वर्ट करोगे तभी, ध्यान रखना दोनों तरफ ये चलती है। तो ये टेम्परेचर को हाई जाने से भी रोकता है और लो जाने से भी रोकता है, और उसके पीछे का जो कारण है वो है इसकी स्पेसिफिक हीट। और बताइए भाई और क्या दिक्कत है तो बताना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल रिलीज करेगा। समझ में आई बात मेरी। हो सकता है मैंने जब आपको पढ़ाया तो इसका वाइस वर्सा वाला जो प्रिंसिपल है वो नहीं एक्सप्लेन किया होगा, पर बहुत अच्छा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जिस तरह के आप सवाल पूछ रहे हो मजा आ रहा है पढ़ाने में। वाकई आज की क्लास में ऐसा लग रहा है
कि आज मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनती बच्चे हैं, क्योंकि इस तरह के डाउट्स आप लेके आते हो ना, तब मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आता है कि आप कंसेप्ट में भी डाउट लेके आ जाते हो, और फिर उस कंसेप्ट का एक दूसरा हिस्सा जो रह गया था, हमने छुआ नहीं था, वो भी आप लोग समझ लेते हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्टेंस की। किसकी बात करते हैं? इंपोर्टेंस की। इसके बाद आपका जो टेम्परेचर है वो खत्म हो गया है, एक लास्ट का 5 मिनट का टॉपिक बचा है, इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल टेम्परेचर। यानी कि सॉइल का जो टेम्परेचर है, हम इतना स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में, कितनी कोई 5-7 क्लास हम ले चुके हैं कि सर ये इतना जरूरी है क्या जो हम इसको इतना पढ़ रहे हैं। बेटा याद रखना, सॉइल का टेम्परेचर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके पीछे की कुछ कारण है, और उन कारण में से सवाल भी आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखो, हम अगर सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो क्या क्या है? पहली चीज जो सॉइल के अंदर इंपॉर्टेंट है वो होते हैं माइक्रोब्स। क्या होते हैं? माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव जिनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। बोले सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरी होती है प्लांट रूट्स, यानी मिट्टी के अंदर, अगर आपको याद रखना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट रूट्स और माइक्रोब्स। इन दोनों से ही हमारा वास्ता पड़ता है। हो सकता है कुछ बालक सोच ले कि सर हमें तो प्लांट की रूट से मतलब है, माइक्रोब्स चाहे मर जाए हमें कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई वास्ता हमारा नहीं है। पर मैं कहूंगा ऐसा नहीं है, और उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको याद हो तो सॉइल के अंदर आप लोग खाद डालते हो। जैसे मान लीजिए आपने खेत में डाल दिया FYM, गोबर की खाद, या फिर जैसे मान लीजिए आपने खेत में डाल दिया यूरिया। क्या डाल दिया? यूरिया। तो आपको याद हो तो इस FYM का होता है डीकम्पोजिशन। क्या होता है इसका? इसका होता है डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन कौन करता है भैया? सर माइक्रोब्स ही तो करते हैं। इसका मतलब अगर मिट्टी में माइक्रोब्स नहीं होंगे तो फिर आप उसमें कितना ही तो खाद डालो और कितना ही उसमें यूरिया डालो, फसल उत्पादन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूरिया की फॉर्म की बात करें तो यूरिया होता है NH2CONS2, ये फॉर्मूला है यूरिया का, ध्यान रखना। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, याद कर लेना, NH2CONS2 इसको यूरिया कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, एमाइड बोला जाता है। कौन सी फॉर्म है? याद रखना इसको आप लोग एमाइड से याद रखना कि एमाइड फॉर्म है, ये एमाइड फॉर्म रहता है, नाइट्रोजन की एमाइड फॉर्म है, जिसमें अगर NCO आ रहा है तो इसको एमाइड फॉर्म बोलते हैं। अब होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये H2O से रिएक्ट करके बनाता है NH4। देखो, दो पानी के मॉलिक्यूल लो तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, वो यहाँ जोड़ दो, और दो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ दो? यहाँ। अब बच क्या जाता है? बोले सर हाइड्रोजन 4 थे, इनको तो हमने काम में ले लिया, कितने बच गए? ऑक्सीजन पीछे 2, तो 2 ऑक्सीजन इसको दे दो, यानी NH4 का होल ट्वाइस, और CO तो पहले ही था, अब कितने ऑक्सीजन और है? 2, यानी कितने हो गए? 3। एक पहले था, 2 अब हो गए, कितने हो गए भैया? 3, यानी NH4 का होल ट्वाइस CO3। जब आप यूरिया को खेत में डालते हो तो याद रखना, सबसे पहला जो उत्पाद बनता है, वो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है यूरिया का, वो क्या बनता है? फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है अमोनियम। देखो NH4 ये तो है अमोनिया गैस, NH3 तो क्या होता है? अमोनिया गैस। और NH4 जो होता है इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, यानी हम कह देंगे अमोनिया। और CO3 का होता है कार्बोनेट, यानी अमोनियम कार्बोनेट। याद रखना, यूरिया को जब आप खेत में डालते हो तो मिट्टी के अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट। और ये याद रखना, सवाल आपका पूछा जा चुका है, RPSC के बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भैया यूरिया का प्रथम उत्पाद मिट्टी में क्या बनता है? तो पहला उत्पाद बनता है अमोनियम कार्बोनेट, जो आपने हो सकता है जब जेट की तैयारी की तब भी आपको ये पढ़ाया होगा। कैसे बनता है मैंने बता दिया। अब ये क्या करता है, आगे चल के दो रूपों में टूट जाता है, NH4 और दूसरा होता है CO3, दो रूप बन गए। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो NH4 बन रहा है, अगले ही पल जो आपका NH4 बन रहा है, अब ये NH4 भी क्या करता है बेटा? ये NH4 भी काम आता है। बोले कैसे आता है काम? मिट्टी में जो NH4 होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और पहले बनाता है NO2, और फिर आगे चल के यही NO2 जो होता है वो वापस से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके बनाता है NO3-। याद ही होगा आपको, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। और यहां से लेकर यहां तक जो क्रिया चली है, इस क्रिया को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिफिकेशन। बोले सर ये ज्ञान क्यों दे रहे हो आप?
क्योंकि किसी भी पौधे की रासायनिक संरचना में हमारे पोषक तत्व जो है ना मिट्टी से लिए जाने वाले, देखो CHO, ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी विश्व में कहीं कमी नहीं है, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन। कभी आपने देखा कि किसान खेत में जा रहा, बोले क्या कर रहा, बोले कार्बन छांट रहा हूं फसल में, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि CO2 एटमॉस्फेयर में बहुत सारी है, हाइड्रोजन पानी में बहुत सारा है, और ऑक्सीजन बेटा ऑक्सीजन की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में भी है, पानी के अंदर भी है, तो ऑक्सीजन की भी पौधे को कभी आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या माइक्रोन्यूट्रिएंट की पौधे को आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर इन 3 को भूल जाएं और फिर पौधे की रासायनिक संरचना की हम बात करें, तो पौधे की रासायनिक संरचना में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या नाम है उसका? नाइट्रोजन। और पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन की जिस फॉर्म का उपयोग करते हैं उस फॉर्म को बोलते हैं नाइट्रेट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? नाइट्रेट फॉर्म। और मिट्टी के अंदर याद रखना, नाइट्रेट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और इस नाइट्रिफिकेशन के लिए 2 बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें एक होता है नाइट्रोसोमोनास और एक होता है नाइट्रोबैक्टर। यानी कुल मिला के मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर नाइट्रोसोमोनास मिट्टी में नहीं रहेगा तो कभी नाइट्रेट बनेगा ही नहीं, और नाइट्रेट अगर नहीं बनता है तो भूल जाना, जीवन संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर नाइट्रेट मिट्टी में होगा तभी पौधे उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे और तभी भैया आगे का साइकिल चलेगा। और याद रखना, अगर नाइट्रोबैक्टर नहीं है तब भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर क्या है? बोले सर ये तो बैक्टीरिया है। कौन है? ये तो बैक्टीरिया है। अरे बैक्टीरिया भी तो माइक्रोब ही है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब हम अगर पीछे की तरफ चलते हैं तो हमारे सामने 2 चीजें तो क्लियर हो जाती है कि सॉइल के अंदर हमें भैया माइक्रोब्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना क्रॉप प्रोडक्शन संभव ही नहीं है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं? माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोजिशन। यानी अगर आपसे ये पूछे कि सॉइल के अंदर टेम्परेचर से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कह सकते हो कि एक तो माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन की रेट होती है, और एक सॉइल में जो प्लांट रूट्स होती है, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। बोले सर प्लांट रूट को क्या दिक्कत आती है, जड़ों को क्या दिक्कत आ गई सॉइल में अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाए तो? देखो, प्लांट की रूट्स के अंदर हमें पता है एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट रूट्स में एंजाइम होते हैं। और अगर आपने याद हो तो एंजाइम के लिए एक बात बहुत फेमस है कि एंजाइम्स, ध्यान रखना, एक तो होते हैं पीएच स्पेसिफिक, एक तो क्या होते हैं? पीएच स्पेसिफिक। बोले सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक एंजाइम एक विशेष पीएच पर ही क्रियाशील होता है। अगर पीएच मान उससे ज्यादा होगा तब भी वो क्रियाशील नहीं होगा, और अगर पीएच मान उससे नीचे चला जाता है तब भी वो क्रियाशील नहीं होगा। यानी हम कहना चाहते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं? पीएच स्पेसिफिक होते हैं। पहली चीज क्लियर है? बोले सर ठीक है। दूसरी, याद रखना जो एंजाइम होते हैं ये टेम्परेचर स्पेसिफिक भी होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? ये टेम्परेचर स्पेसिफिक भी होते हैं। बोले सर इस बात से क्या कहना चाह रहे हो आप? ठीक से समझाओ, बात समझ नहीं आई। यानी कि अगर मान लीजिए सॉइल का टेम्परेचर एक विशेष तापमान से ज्यादा होगा तो पौधे की जड़ों में जो एंजाइम होते हैं वो अक्रियाशील हो जाएंगे और पौधों का विकास वहीं का वहीं रुक जाएगा। और यदि मान लीजिए उस विशेष तापमान से अगर नीचे चला जाता है उस केस में भी वो एंजाइम अक्रियाशील हो जाएगा। बोले बात पल्ले नहीं पड़ी, ठीक से पल्ले पटको भैया। ठीक है, लो भैया उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पौधों की जड़ों में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि प्लांट के रूट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। अब ये तो याद ही होगा कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहां से आता है, या सारी कहानी समझानी पड़ेगी? चलो समझा देते हैं। पौधों की जड़ों के अंदर जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट्स होती है, उन रूट्स के अंदर आपको पता हो तो नोड्स पाई जाती है, गांठें होती है। क्या होती है? गांठें होती है। अरे ये तो पता ही है,
दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती है। जब आप एग्रीकल्चर की एबीसीडी सीख रहे थे तो उस टाइम जो भी आपके गुरुजी आपको पढ़ा रहे होंगे 11वीं 12वीं में, वो कहते थे कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। अब बेटा 5-6 साल होगी ये बात सुनते हो तो कंफर्म होगी कि गांठें तो होती है, कहाँ होती है? दलहनी फसलों की जो जड़ें होते हैं उनमें गांठें पाई जाती है। और ये भी सुना होगा कि जो नोड्स होती है, जो ये रूट नोड्स होती है, याद रखना इसमें ये भी सुना होगा कि इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है उसका? नाम होता है राइजोबियम नाम का एक जीवाणु यहाँ पाया जाता है। ये बात भी आपने सुनी होगी। अगर ये बात सुनी होगी तो ये भी सुनी होगी कि इस राइजोबियम के अंदर एक जीन होता है जिसका नाम होता है निफ जीन। क्या नाम होता है? निफ जीन। यानी कि पौधे की जो दलहनी फसलें होती है, उन दलहनी फसलों की जड़ों में जो गांठें होती है उनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। और इस राइजोबियम के अंदर एक जीन होता है जिसका नाम होता है निफ जीन। और इस जीन से एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? इससे एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम होता है? नाइट्रोजिनेज। बोले सर ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? बोले सर ये राइजोबियम करता है। ये कैसे करता है? ये ऐसे करता है कि इस राइजोबियम में एक जीन है जिसको बोलते हैं निफ जीन। इस जीन से एक प्रोटीन मुक्त होती है जिस प्रोटीन का नाम है नाइट्रोजिनेज प्रोटीन कह दो या एंजाइम, क्योंकि एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं, ध्यान रखना, एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। तो नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम किससे निकलता है? निफ जीन से निकलता है। और बोले सर ये नाइट्रोजिनेज क्या करता है? यही नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अरे यही एंजाइम है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। यानी कि अब ध्यान रखना, ये भी सवाल आया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? बोले नाइट्रोजिनेज एंजाइम आता है। अरे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कौन रिलीज करता है? निफ जीन करता है। राइजोबियम में कौन सा जीन होता है? बोले निफ जीन होता है। मामला सेट है कि नहीं? खोपड़ी में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? ठीक है, बैठ रहा है। आगे की तरफ चलते हैं। अब मान लो दलहनी फसल आपने बो दी और पता चला कि सॉइल का जो टेम्परेचर होता है भैया वो हो गया डाउन। वो क्या हो गया? डाउन हो गया, नीचे चला गया। याद रखना जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी ये सबसे ज्यादा क्रियाशील कब होगा? ऐसा तापमान जिसके ऊपर नाइट्रोजिनेज एंजाइम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, याद रखना वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आप चाहते हो कि सर रेंज में लिखाओ मामला, तो मामला रेंज में लिख दीजिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होती है इसके लिए ऑप्टिमम। यानी 25 से 30 के ऊपर नाइट्रोजनेज एंजाइम एकदम बढ़िया क्रियाशील रहता है। अगर तापमान 30 के ऊपर जैसे जैसे जाने लगता है वैसे वैसे नाइट्रोजनेज की क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होने लगती है। और 25 से नीचे जैसे जैसे आता है वैसे वैसे भी नाइट्रोजनेज एंजाइम की क्रियाशीलता धीरे धीरे क्या होती है? कम। अगर मान लीजिए सॉइल का टेम्परेचर पता चला कि 15 डिग्री सेल्सियस आ गया, इसका मतलब नाइट्रोजनेज एंजाइम क्रियाशील नहीं होगा। अगर ये क्रियाशील नहीं होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, यानी दलहनी फसलों का उत्पादन अपने आप ही क्या हो जाएगा? धमाक से कम हो जाएगा। इसका मतलब पौधे की जो जड़ें होती है उनको भी एक विशेष तापमान की आवश्यकता रहती है, और जो माइक्रोब्स होते हैं उनको भी एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। मामला क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? याद रखना इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर तो ये रहता है आपका। और अगर आपको पूछे कि राइजोबियम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, तो इसके लिए भी ध्यान रखना 27 डिग्री सेल्सियस या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए ऑप्टिमम होता है। अगर एक वैल्यू पूछे ना तब ऐसा आंख बंद करके 30 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हुई काम की बातें। पहला तो माइक्रोब्स के लिए और दूसरा प्लांट रूट्स के लिए। प्लांट रूट्स में मैंने बढ़िया आपको डायग्राम बना के समझा दी है सारी कहानी। और माइक्रोब्स की अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और माइक्रोब्स की कहानी को थोड़ा सा और आगे की तरफ विस्तार से समझते हैं, यानी इसमें से क्या सवाल बनता है। देखो ध्यान रखना, अब बात करते हैं। एक तो होता है, याद रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर। एक तो होता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब जहां सबसे अच्छी ग्रोथ होगी। हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की। किसकी बात करते हैं? माइक्रोब्स की बात करते हैं कि भैया माइक्रोब्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। तो पहला तो हम बात कर लेते हैं ऑप्टिमम
ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर माइक्रोब्स। अब मैं फॉरवर्ड नहीं लिख रहा हूं, ऊपर लिख दिया ना, तो सारी बातें जो भी लिखूंगा माइक्रोब्स के लिए लिखूंगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर माइक्रोब्स, तो ध्यान रखना माइक्रोब्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर सॉइल का टेम्परेचर 25 से लेकर 35 डिग्री के बीच में है तो उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सबकी संख्या बहुत ज्यादा पाई जाएगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा या उससे नीचे की तरफ टेम्परेचर आता है तो उस केस में मिट्टी में माइक्रोब्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, या यूं कहें कम हो जाती है, उसमें उनकी संख्या घट जाती है। क्लियर है मामला। दूसरा होता है एक और, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोल देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जहां पहुंचते पहुंचते माइक्रोब्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो आप कह सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर। याद रखना ये होता है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ये क्रिटिकल रेंज है। अगर मान लीजिए माइक्रो सॉइल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से लेस देन जाता है, इससे नीचे जाता है, तो माइक्रोब्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, या यूं कहें वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। इसको आप कई बार क्रिटिकल ना बोल के इसको रेस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर भी बोल देते हैं। यानी माइक्रोबियल पॉपुलेशन के लिए रेस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब एक और टेम्परेचर जो मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना माइक्रोब्स की पॉपुलेशन सीज कब हो जाती है। देखो सीज का मतलब होता है बंद हो जाना। सीज का मतलब होता है, जैसे ऐसे नहीं होता है कि गाड़ी के अंदर ऑयल नहीं था, मोटरसाइकिल को फिर भी लात मार के बढ़िया दौड़ा रहे हो और एक दिन पता चला उसका इंजन हो गया सीज। सीज का मतलब बंद, अब कुछ हो ही नहीं सकता, इंजन का काम करवाओ बेटा, ले जाओ घर पे, समझ गए। तो सीज टेम्परेचर जहां पर यूं कहें कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर माइक्रोबियल पॉपुलेशन बंद ही हो जाती है, माइक्रोब जिंदा ही नहीं रह पाता है, या यूं कहें उनकी जो क्रियाशीलता है वो नगण्य हो जाती है, उसको बोल देते हैं हम लोग, याद रखना, सीज बिलो, या माइक्रोबियल पॉपुलेशन या माइक्रोबियल ग्रोथ सीज बिलो टेम्परेचर, यानी कि बिलो, याद रखना 5 डिग्री सेल्सियस। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप कहीं ऐसे मत करना कि इसका नाम भी ऐसे याद रख लो। एग्जाम में इस तरह से आता है कि माइक्रोब्स की पॉपुलेशन कितने डिग्री सेल्सियस पे उनकी जो ग्रोथ होती है वो सीज हो जाती है, या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो याद रखना सीज का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको सीज बोलते हैं, सीज का मतलब इस यहां पर इतने डिग्री सेल्सियस के बाद माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है, रुक जाती है, सीज हो जाती है। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि माइक्रोबियल ग्रोथ सीज बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। अगर थ्योरेटिकली आप लिखते हो तो मैं कहना चाहता हूं कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन ग्रोथ सीज बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। माइक्रोबियल पॉपुलेशन रेस्ट्रिक्टेड एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसकी रेस्ट्रिक्शन कब हो जाएगा, 10 पे आ जाएगा। और माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो होती है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, दैट इज 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, सीज पर एक चीज मैंने कहा, सीज का मतलब बंद हो जाएगा मामला, गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कौन रुक जाएगा, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या है, या प्लांट की रूट की ग्रोथ जो होती है वो भी रुक जाएगी। यानी कि यहां हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल, देखो माइक्रोब्स और जो रूट्स होती है इन दोनों को मैं कह सकता हूं कि ये जिंदा है, इसका मतलब ये बायोलॉजिकल, या यूं कह सकते हैं अगर इनकी ग्रोथ होगी तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है। याद हो तो माइक्रोब्स को अपन सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जीरो हो जाती है, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, खत्म। इसीलिए 5 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर। बायोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर। और मैं ये कह रहा हूं कि गांठ तो बांध लेना और अपनी खोपड़ी के अंदर इस बात को रख देना कि भैया ये एग्जाम में आएगा, और ये एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है कि बायोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर ऑप्शन में आता है 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, -5 डिग्री, और आप हो जाते हो गोलमोल। तो ध्यान रखना बायोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर कितना होता है, बायोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर होता है 5 डिग्री। क्यों होता है इसको बायोलॉजिकल, वैसे जीरो का मतलब तो बेटा ये आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है।
फ्रीजिंग का मतलब अब तो पानी जम जाएगा, आप कुछ भी कर लो पानी की बर्फ बन जाएगी। अरे बर्फ बनने पर कोई जिंदा रहेगा क्या यार, सिंपल सी बात है। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं भैया सिंपल शब्दों में कि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी सीज हो जाती है, रुक जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर। और अगर कोई एआरओ डबल एआरओ की प्रिपरेशन कर रहा है तो गांठ बांध लेना इस बात को कि बायोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा आपको मैं कुछ और चीजें इधर लिखवा ही चुका हूं जहां आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए कि भैया आपको क्लियरली मैं ये चीज यहाँ मेंशन कर चुका हूं कि इसके लिए कितना ऑप्टिमम होता है, 30 डिग्री होता है, या फिर अगर राइजोबियम की बात करें तो बोले 25 से 30 डिग्री सेल्सियस राइजोबियम के लिए ऑप्टिमम होता है। ये सारी बातें आपकी बहुत बेसिक बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई होप कि इनमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इनमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को जो एग्जाम के अंदर आती है और बहुत बार आई हुई है, उसको मैं छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ। देखो पीछे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। फिर मैंने FYM का एग्जांपल दिया था। तो बेटा एक चीज समझ लेना, ऑर्गेनिक मैटर का जब आगे चल के, हालांकि ये पढ़ाऊंगा जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सॉइल केमिस्ट्री, तो वहां ऑर्गेनिक मैटर की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वहां सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको अभी माइंड में डाल लेना कि ऑर्गेनिक मैटर का अगर डिकम्पोजिशन होता है और उससे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं उसका भी कारण है, वो भी आगे समझाऊंगा। पर फिलहाल ध्यान रखना कि माइक्रोबियल जो डिकम्पोजिशन होता है इससे 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आप ध्यान रखना कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का एकमात्र सोर्स होता है और वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन का कोई भी मिनरल नहीं पाया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन कहां से आएगा, वो आता है ऑर्गेनिक मैटर के डीकंपोजिशन से ही आता है। ऑर्गेनिक मैटर सड़ेगा उससे ही नाइट्रोजन मिलेगा। आप फर्टिलाइजर डाल सकते हो वो अलग केस है, लेकिन मिट्टी में कोई सॉइल के अंदर मिनरल प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे फास्फोरस का एपेटाइट होता है, पोटेशियम का साल्वेनाइट होता है, कैल्शियम का जिप्सम होता है। समझ में आई मेरी बात। उसी तरीके से आप कोई सा भी आयरन का हेमेटाइट लिमोनाइट होता है। इसी तरीके से जैसे कोई सा भी जो आप चाहो, जैसे जिंक होगा, कॉपर होगा, मैग्नीज होगा, कोई सा भी आप ले लीजिए, सबके मिनरल होते हैं सॉइल के अंदर, लेकिन नाइट्रोजन का मिनरल नहीं होता है। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर से सबसे ज्यादा अगर मिनरलाइजेशन किसी न्यूट्रिएंट का होता है तो वो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। उसके बाद में किसका नंबर आता है, याद रखना, नाइट्रोजन के बाद अगर किसी का मिनरलाइजेशन होता है वो होता है फास्फोरस। उसके बाद में किसका नंबर आता है, सल्फर का। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति सबसे ज्यादा होती है, तो उन तीनों का नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर। और याद रखना आपको एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि भैया आप ये बता दीजिए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को टेम्परेचर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स करते हैं और माइक्रोब्स को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो माइक्रोब्स की पॉपुलेशन ऊपर नीचे होगी और इनके ऊपर नीचे होने से इनकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और उनमें भी ध्यान रखना सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, पोटेशियम भी चला जाता है सेकंड नंबर पे, लेकिन इन तीनों की अवेलेबिलिटी होती है और उनमें सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। ये बात गांठ बांध के अपनी खोपड़ी में रख लेना। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन। मुझे भी आज अच्छा लगा, या यूं कहे पढ़ाने में बहुत मजा आया। सॉइल का जो टेम्परेचर है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद हम बात करें तो कल हमारा एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा। वैसे एक टॉपिक और बच गया है जिसको हम बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो हम थोड़ा सा कल के क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सॉइल वाटर स्टडी करेंगे। सॉइल वाटर को पढ़ने के बाद आपका जो सॉइल फिजिक्स का कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। देन सॉइल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। यानी हम अब फिलहाल सॉइल फिजिक्स को विराम की तौर या इसके अंत की तरफ ले चलते हैं। और याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल फिजिक्स और सॉइल केमिस्ट्री ही होती है। प्री पीजी की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये दो ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एओ की तैयारी कर रहे हो, एआर डब्ल्यूओ की तैयारी कर रहे हो, तो भी सॉइल फिजिक्स और सॉइल केमिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन एआरओ डबल एआरओ के लिए है तो वहां पर फिर आपको सारे ही सब्जेक्टों को इंपॉर्टेंस देना होगा, सबको ही पढ़ना होगा।
और वैसे मैं बता देता हूँ कि ARO डबल ARO का बैच बहुत जल्दी, यानी आप ये मान के चलिए 2-5 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एडवांस में खुशखबरी है। जो भी सॉइल साइंस के स्टूडेंट आपकी जानकारी में हो, आप उनको बिल्कुल बाकायदा कह सकते हो। जो MSc सेकेंड ईयर, ध्यान रखना सेकेंड ईयर में हो, किसमें हो, MSc सॉइल साइंस सेकेंड ईयर के अंदर जो स्टूडेंट है वो आराम से ARO डबल ARO की प्रिपरेशन मेरे से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस 100% A to Z पढ़ाया जाएगा। और जीके की क्लासेज होगी या नहीं होगी इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूंगा। मे भी हम सिर्फ सॉइल साइंस कवर करें, जीके आप अपने बेसिस पे कवर करो। फिलहाल के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, कल की क्लास में पढ़ेंगे बाकी का। आज के लिए इतना काफी बहुत है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे स्कूलों। ओके PVG क्लास कब शुरू होगी? सर जी IEEE पढ़ने की जरूरत नहीं होगी ना? हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। हम मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि मैं ज्यादातर जो कंटेंट आपको अभी भी पढ़ा रहा हूँ ना वो IEEE ही रेफरेंस है। यानी कि अभी उतना डिटेल से नहीं पढ़ा सकता मैं आपको। बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा तो बाकी जो स्टूडेंट है, जो जो मान लीजिए AO की तैयारी कर रहा है, AA की कर रहा है या PG की, उनके लिए ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए सेपरेट बैच की बात कर रहा हूँ मैं ARO डबल ARO के लिए। क्लियर है? यानी कि अभी फिलहाल जो है वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि AO डबल AO और प्री PG के जो बच्चे हैं उनके लिए कंटेंट चल रहा है। लेकिन जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं उसमें से आपका 80% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। हालांकि सिलेबस का तो मैं आपको 20-30%, 40% ही पढ़ा पाऊंगा इसमें। बाकी का सिलेबस में से क्वेश्चन ज्यादा इसी में से आएंगे। बाकी जो कंप्लीट आपका सिलेक्शन वाले जो बैच है वो अलग से चलाएंगे, वो यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के लिए भी तो आपका लगभग 40% सॉइल साइंस का सिलेबस हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, बधाई देना चाहूंगा। ठीक है राजकुमार? हाँ बेटा, PVG की क्लास बिल्कुल जल्द ही स्टार्ट करवा रहे हैं। और RC कह रहे सर जी IEEE, बिल्कुल बेटा IEEE को कवर करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रसगुल्लो। आई होप आप सबको मजा आया होगा। और इस तरह से ही हम कल मिलते हैं फिर 8 बजे के आसपास, और लाइव क्लास में अटेंड करना है। ठीक है? अगर इससे रिलेटेड आप